नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। ऑटो और टैक्सी वालों पर मराठी भाषा का जो डंडा चला, ये तो आप सबने देखा। लेकिन मुंबई के फेरी वाले और जो हॉकर्स हैं, जो फुटपाथों में दुकान लगाते हैं, चाहे वो सब्जी की दुकान हो या फिर वड़ा पाव हो या फिर फल फ्रूट हो, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें। तो अब जो है उस पर ज़बरदस्त डंडा चल रहा है यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी का, और कई लोगों पर ज़ोरदार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फाइन तो लग ही रहे थे, बहुत ज़बरदस्त। उन पर बुलडोजर चल रहा है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। हाहाकार मचा हुआ है पूरी मुंबई में। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और अब उनकी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी पर कैसी तलवार लटक रही है, कैसे बचे, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं। सरकारी एक कमेटी बनाई गई है इन सब को देखने के लिए। वो हमारे पास हैं जय सिंह, और हम उनसे बात करेंगे। जय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि जिस पेट की लड़ाई को लेकर मैं फुटपाथ पर हूँ, जिसे कोई बड़ा चैनल या कोई ऐसा चैनल दिखाना नहीं चाहता जिससे किसान जुड़े हैं, पूरा देश जुड़ा, मजदूर जुड़े, उसकी व्यथा को आपने समझकर हम लोगों के लिए इस विचार किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिंह, आप जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, मैं देखता हूँ खुद मेरे घर के आसपास भी फल वाले हैं, कोई जूता सिलाई करने वाला है। हालांकि ज़्यादातर जूता सिलाई करने वाले या जो भी है, उनको तो रजिस्टर्ड, उनको कोई टच नहीं करता है और उनको लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन अब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पुलिस वाले अलग से आते हैं, कार्रवाई करते हैं, बीएमसी वाले आते हैं, ट्रक लेके उनका सामान ढो के लेके चले जाते हैं, फाइन लगाते हैं 5,000, 3,000, सुना ये भी कि 10-10 हज़ार। अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन मेरा जो फ्रूट वाला है जिससे मैं लेता हूँ, वो महीने में 2 बार तो बोल ही देता, प्रभाकर जी क्या हो रहा है ये अत्याचार। तो ये अवैध फेरी वाले, अवैध हॉकर्स, इलीगल हॉकर्स, ये किसको कह रहे हैं आप लोग? आप तो इसमें सदस्य हैं, सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है कि भाई आप न्याय करने वालों में से एक है कि भाई इनको न्याय दिलवाओ। तो क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है, हम तो कई वर्षों से हमारे कान तरस गए थे सुनने के लिए कि हम अधिकृत हैं कि अनधिकृत, और आज जब जाकर हम अधिकृत हुए हैं, इसके बाद भी जैसा कि आपने कहा, हाहाकार हाहाकार रुक नहीं रहा है। महानगर पालिका, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा इसको बताने के लिए हाँ हाँ। कि 1985 में 1985 पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हॉकिंग इज नॉट क्राइम, हॉकिंग इज फंडामेंटल राइट फॉर हॉकर्स, ये जब आदेश दिया था जी। 1985 से लेकर आज तक फेरी वाला तरस गया है अधिकृत सुनने के लिए। अभी 6 अप्रैल को, उसके पहले 23 मार्च को मुंबई उच्च न्यायालय ने इतना बड़ा आदेश दिया है, इतना बड़ा आदेश दिया है। आपको बता दूं कि हाई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से शहर की पॉपुलेशन के 2.5% फेरी वाले शहर में होने चाहिए। 2.5% तक, मतलब 2.5% तक होना चाहिए। 2.5% तक तो मुंबई होना में चाहिए। अगर ऑफिशियली ऐसा लोग तो कहते हैं करीब करीब 2 करोड़ लोग आ चुके हैं, यहाँ रहते हैं करीब करीब। नहीं, 2 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन 2 करोड़ फेरी वाले तो नहीं है। नहीं, उसका 2.5% जो है। 2.5%। लेकिन आज मुंबई महानगर पालिका ने मात्र 57,000 लोगों को क्यूआर कोड दिया है, जबकि हाई कोर्ट ने अपने 6 तारीख के ऑर्डर में ये कहा है कि 99,435 लोगों को प्रोटेक्ट करो। 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। अब यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। अब ये जो आंकड़ा बता रहे हैं, आपने सबसे पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ये कहा गया कि किसी भी शहर की आबादी जो है 2.5% जितनी है उसका जी 2.5%। जी। चलिए, इस समय हम मानते हैं कि करीब करीब 1.5 करोड़, ऐसे तो 2 करोड़ के आसपास है, 1.5 करोड़ की आबादी मुंबई की है सिर्फ। जी। तो उसका जो है 2.5%, उतनी संख्या जो है तक हो सकती है फेरी वालों की। लेकिन आप जो आंकड़ा बता रहे हैं, ये किसका आंकड़ा है? और ये बताइए कि अभी तक बहुत सारे लोगों को तो लाइसेंस मिला हुआ है, उनको तो कोई कुछ टच नहीं करता है। नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग नहीं है, ये सिर्फ बोलने की बात है। सिर्फ 10,445 लाइसेंस स्टॉल जो महानगर पालिका ने दिया है वो है। स्टॉल? स्टॉल लाइसेंस मतलब दुकान जैसा बना हुआ गुमटी, जो गुमटी टाइप का होता है वो दिया हुआ है। मतलब फ्रूट लगाते हैं बेचने वाले पे सब्जी। उनका भाषा अलग है। अच्छा। अभी 10,445 ये है, और इन्होंने 22,000 लोगों को खाली चुना था। मैं आपको बताऊं, 2014 में द प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड
जब कानून बना 1/5/2014, हम्म, तो उस समय ये तय हुआ कि 1/5/2014 के पहले जितने फेरी वाले हैं वो सभी अधिकृत हैं। अच्छा। अच्छा, उसी को लेकर 2014 में एक सर्वे महानगर पालिका ने करवाया। अच्छा, 2014 में 2014 में उनका नाम, क्या धंधा करते हैं, कहाँ धंधा करते हैं, उनके पास डोमिसाइल स्थानीय है कि नहीं, अच्छा। उनके पास फेरी वाला होने का क्या प्रूफ है, यानी कि जैसे पुलिस की पावती या महानगर पालिका की दंड की हुई पावती, दंड की हुई जुर्माना। अच्छा। जुर्माना, वो जुर्माना उनके लिए आज वरदान हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसको लेकर ये सारा विषय उन्होंने 1/5/2014 तक इसको पात्र किया। इसके बाद आपने देखा होगा 2020 में इतना बड़ा कोरोना आया, फुटपाथों पर त्राहम त्राहम मचा, पूरे शहर में त्राही मची, लेकिन ऐसे समय भी फेरी वाला लात जूता खाकर बाजार से सब्जियां लाकर पूरे मुंबई के नागरिकों को दे रहा था। सब लोग अपने घर में बंद थे। सब घर में बंद थे, दरवाजे तक जा। इसके बाद भी पुलिस लाठी मार रही थी। मेरे कहने का मतलब 2014 का जब सर्वे हुआ उसमें 1,28,447 लोगों ने पर्चा भरा। मतलब जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, आमतौर पर दिल्ली साइड रेहड़ी बोलते हैं, हम लोग यहाँ बोलते हैं रेहड़ी पटरी वाले, रेहड़ी पटरी क्या बोलते हैं, फेरी वाले, पथ विक्रेता, हॉकर्स, ये सारे आए। तो इतने लोगों का सर्वे किया गया, इतने लोगों ने भरा फॉर्म जी, इतने लाइसेंस के लिए इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई फॉर्म भर के। 2014 में 100 रुपए का एक फॉर्म दिया गया था। अब वो 99,435 फेरी वालों को मुंबई महानगर पालिका ने एलिजिबल किया, पात्र किया। मतलब ये इनके ये जो है लाइसेंस धारी है ऐसा नहीं, मतलब ये एलिजिबल है, मतलब 2/1/2014 के पहले के हैं और इनको पूरा अधिकार है स्वयं रोजगार करने का। अच्छा, मतलब उस जगह पे, उस जगह पर। अच्छा, इसके बाद 22,008 लोग ऐसे थे जो फॉर्म ले गए थे 2014 में यही भरने के लिए, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने जमा नहीं किया, नहीं कर पाए। लेकिन महानगर पालिका के रजिस्टर में उनकी एंट्री फॉर्म लेके गया हो गई थी, फॉर्म लेकर गया, फॉर्म हो गया था। विषय चलता रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि हर शहर में, हर स्टेट में टाउन वेंडिंग कमेटी बनना चाहिए। अच्छा, टाउन वेंडिंग कमेटी जी, मतलब फेरी वालों की एक कमेटी, नगर पथ विक्रेता का ध्यान रखने वाली कमेटी। उसका इलेक्शन हुआ 24 में। कुछ लोग कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम इलेक्शन नहीं रोकेंगे, लेकिन उन्होंने मतगणना रोक दी। अच्छा, इसके बाद पूरा एकदम मचता रहा, आतंक मचता रहा। पुलिस, महानगर पालिका, गुंडे, चंदा वाले, फेरी वालों को एकदम टाटा बिरला, डालमिया, मफतलाल इंडस्ट्री के अडानी समझने लगे, सताने लग गए। सताने लगे नहीं, अडानी समझ के। लोग बंदूक रख के लेते हैं, ये लोग तो खड़े होके ले लेते थे। क्या लेते थे? हफ्ता मतलब पैसा ना, हफ्ता मतलब पैसा, रिश्वत। और आम आदमी पूरा देश देख रहेगा, दुनिया में पूरा देश देखने दीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, वही मैं लोग समझे हफ्ता मतलब नहीं, रिश्वत। 1998 में जब सबसे पहले महानगर पालिका ने इसका सर्वे करवाया फेरी वालों का, तो इन्होंने टाटा और युवा दो संस्था थी जिन्होंने सर्वे किया था। अच्छा, उन्होंने 98 में ये रिपोर्ट पेश की थी सरकार को कि 348 करोड़ रुपया लीगल हफ्ता 98 में फेरी वाले प्रशासनिक अधिकारियों को देते हैं। पूरे अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं? अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ, ये टाटा युवा सर्वे का रिपोर्ट है। टाटा मतलब जो असली टाटा जो हम सुनते हैं, टाटा और युवा संस्था जिन्होंने ये सर्वे करवाया, उन्होंने सर्वे करके रिपोर्ट की कि भाई इतना हफ्ता लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इलीगल है। तो अच्छा, उस समय बीच में 10 वर्षों तक हम फेरी वाले अपना मेहनत का 50% पैसा मनपा के राजस्व में देते थे। हम पावती देते थे। जो छोटा धंधे वाला उसका 10 रुपया, जो बड़ा धंधे वाला उसका 30 रुपया, और जो ज्यादा समय लगा था उसका 60 रुपया। ये पैसा हमने 10 सालों तक करोड़ों रुपया, मतलब आप लोग खुद जमा करते थे? और नहीं, देते थे तो रेवेन्यू उनका, महानगर पालिका का कर्मचारी आता था और एक एक फेरी वालों से उठाकर ले जाता था। ये लीगल था। अच्छा, लेकिन जब ये देखा गया कि फेरी वालों को उनसे पैसा भी लिया जा रहा है, उनसे रिश्वत भी लिया जा रहा है,
उनसे और उनको तोड़फोड़ भी किया जा रहा है। जो स्थिति आज मीरा भाईंदर में है, हाँ, जो स्थिति आज मीरा भाईंदर मैं उस में पर बात करूंगा कि आपसे। हाँ 42 करोड़ रुपए में मीरा भाईंदर हाँ। का फुटपाथ बेच दिया गया है, ठेका दे दिया गया है। तो बाद में जब चंद्रशेखर रोकड़े करके एक स्पेशल डीएमसी आए, कई विवाद चला, तो मुंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले को रोक दिया था कि आप जब फेरी वालों को संरक्षण नहीं दे सकते तो आप इनसे राजस्व वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। उसी वक्त से पावती बंद कर दी गई। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया या सुप्रीम कोर्ट ने? मुंबई हाई कोर्ट ने। अच्छा, मतलब आप वसूल नहीं सकते? नहीं वसूल सकते। अच्छा, आप इनको प्रॉपर जगह दीजिए, आप इनको रोजगार करने का सुविधा दीजिए और तब आप इनसे वसूली कीजिए। हाँ। मतलब एक राजस्व और उसके ऊपर जो पावती पहले हम लेते थे उसके ऊपर लिखा होता था कि महानगर पालिका की जमीन पर बिना परमिशन के रोजगार करने का कर निर्मूलक। अच्छा, टैक्स टाइप का, जैसे पहले अंग्रेज जजिया कर वसूलते थे। मतलब वो अंग्रेजों वाला शासन चल रहा था। चल रहा था। अभी जब काफी मामला हो गया, लोग गए, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि फिर से चुनाव करवाइए, तो अचानक में कमल काथा जी और अजय गडकरी जो मुंबई उच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायाधीश हैं, उनका एक आदेश आता है। उन्होंने कॉस्बे कुलाबा में सुमोटो भी किया था, 250 स्टॉल को तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आया और हाई कोर्ट को इस पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। अब जब ये सारा विषय होने लगा तो हाई कोर्ट को लगा कि कहीं ना कहीं इन गरीबों पर ज्यादती हो रही है। तो 23 मार्च को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया। साल बताइए, यही साल ना? 23 मार्च 2025। 25 मतलब साल भर पहले का, 1.5 साल पहले, 1.5 सवा साल पहले। नहीं, माफी चाहता हूं मैं, 23 मार्च 2026। ये तो यही हो गया जी, यही हो गया। उस दिन 23 मार्च को ये ऑर्डर आया कि जो ये इलेक्शन हुआ है उसका पहले रिजल्ट घोषित किया जाए। आप लोगों का जो यूनियन है, जो नहीं जो सरकारी कमेटी, अच्छा सरकारी कमेटी, उसका चुनाव हुआ था, उसका रिजल्ट घोषित किया जाए। 99,435 फेरी वालों को तत्काल इनको परमिटेड किया जाए। इनको महानगर पालिका की सुविधा अनुसार जो इनको परिचय पत्र QR कोड है वो दिया जाए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया और बाद में वो जो 22,000 एक्स्ट्रा जो फॉर्म ले गए थे, जिन्होंने नहीं दिया, उनको भी आदेश दिया कि उनको बुलाइए, उनका सत्यापन कीजिए। सत्यापन किस आधार पर करेंगे वो भी बताइए। हाँ, सत्यापन इस आधार पर कि अगर ये फॉर्म ले गए हैं तो इनके पास 1/5/2014 के पहले का क्या क्या प्रूफ है रोजगार करने का, कि कहाँ पर रहने का, कहाँ करते थे, क्या करते थे। और अगर उसमें सत्य निकला जाता है तो इनको भी QR कोड दीजिए। नहीं भाई, वो ठीक है, लेकिन उनको क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा? उनको वही मैंने कहा ना कि पुलिस की पावती, महानगर पालिका की पावती। मतलब अगर कभी वहां पर पुलिस आई हो, चलो 1200 रुपया भरो, 5000 रुपया भरो, सामान उठा के लेके पर्ची भरो, जो भी उनको फाइन मारते हैं, पकड़ के ले जाती है। और देखिए एक टेक्निकल ये भी है कि लेती है 1250 और 1200 रुपया का पावती देती है। तो 50 रुपए कई बार नहीं चाहे नहीं, कई बार लिए लड़ाई हुई है कि भाई 50 रुपया क्यों? तो उन्होंने बोला अगर कोर्ट का फी हुआ तो हम थोड़ी देंगे, वो भी तुम इस लेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि मतलब मैं ये कह रहा था, लोगों को कंटिन्यूएशन में रखते हैं, लोग समझ पाए। आप कह रहे हैं कि जो 99,000 कुछ वाला जो है 435, तो उनका तो सारा डॉक्यूमेंट है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कह दिया है कि भाई इनको तुरंत जो है आप अधिकृत कीजिए और QR कोड उनको दीजिए, ताकि वहाँ कहीं भी जहाँ बिजनेस कर रहे हैं करें, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अब दूसरा जो 22,000 कुछ आपने कहा, तो जो उसमें फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे 2014 में किसी कारणवश, वो अपना सबूत दें कि भाई उन्होंने फॉर्म तो लिया था, लेकिन वो वहीं पर काम कर रहे हैं, वहीं पर अपना रेडी जो भी लगा रहे हैं या फिर जो भी फल फ्रूट बेच रहे हैं, वड़ा पाव बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, उनके पास सबूत होना चाहिए उस समय का या उससे पहले का, कि उनको कोई दंड मारा गया हो। 2014 के पहले का कोई भी सबूत मतलब ये चाहिए, घर वहाँ रहते हैं, घर मुंबई में, उससे कोई मतलब नहीं। बिजनेस आप फुटपाथ पे कहाँ करते थे, आपको पुलिस ने कितनी बार दंड किया, मारा हुआ है, महानगर पालिका आपका सामान कितनी बार ले गई है और आपने पावती देकर छुड़ाया। समझ गया। अब सुनिए, जिस तरीके से आपने बोला, शुरू में हम लोग बात कर रहे थे जी
कि भाई जो पुलिस का जो दंड मारा हुआ है, बीएमसी का जुर्माना है, उसकी पावती जो है कई लोगों के लिए वरदान बन गया है। कहीं तो नहीं, ये जो- 99,435 लोगों के लिए वो वरदान है जिनको आज क्यूआर कोड हाँ, मिला है। तो अभी जो वही जो पर्ची अगर कोई रखा हुआ जो 22,000 कुछ जो है, जो फॉर्म नहीं जमा कर पाए थे, हाँ, वो वो अगर वो देंगे पात्र हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। वो तो मतलब पात्र वो हो पर्ची जाएंगे, होना चाहिए। वो पर्ची अगर होना मान चाहिए। लिया कोई जो रखा नहीं होगा पर्ची तो नहीं होगा तो उनको फिर से देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में और एक प्रावधान है कि टाउन वेंडिंग कमेटी, वही नगर परिषद कमेटी बनाई है, हर 5 साल में शहर का फिर से सर्वे कीजिए। ये जो अभी तामझाम चल रहा है ये 12 साल पुराना है, 12 साल हो चुका है इसको। अब तक 2 बार सर्वे होना चाहिए था। जितने फेरी वाले बढ़े हैं उनका फिर से उनका पेपर जमा करके उनको चलिए, पात्र ये करना तो चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं खुद भी बहुत बार देखता हूँ। यहाँ मैं एक बार मीरा रोड आया, जीसीसी क्लब आप जानते हैं, हम लोग जी बहुत जी, बार हाँ। वहाँ पर मिलते भी रहे हैं। उसके बगल में एक पानी पूरी वाला है, वो यादव का, खाएंगे जी। नहीं उसका? नहीं, मैं खाया नहीं हूँ लेकिन देखता हूँ। हाँ, अरे बहुत नहीं, चलता है हमारे एक मित्र हैं राजेश सिंह उसका। जी, हाँ, तो उनके जब भी कार्यालय जाना होता है हाँ। तो उनका ऑफिस है वहाँ, बेटे का एडवोकेट का भी, तो वहां से देखते जाता हूँ, काफी अरे वो भीड़ लगी। राजेश सिंह कहाँ वाले? राजेश सिंह मीरा रोड के। अच्छा, आपका पहचान, आप जानते हैं उनको? हाँ, अच्छी तरह। चलिए कोई बात नहीं, बहुत जी। अच्छी बात है। तो वही पानी पूरी वाले के पास मैं गया, मैं पानी पूरी खा रहा था, इतने में एक आदमी आया, तो मेरे पानी पूरी देने की स्पीड में उसने कम कर दिया। मतलब होता है ना भाई, जी जी। तब तक रुक गया 2-3 मिनट। मैं देखा एक आदमी, उसको एक पर्ची दिया इतना बड़ा, उसमें एक स्वास्तिक या कुछ टाइप का ठप्पा मारा हुआ था और कुछ लिखा हुआ था। तो मैं बोला, अरे बाबू गौतम ये क्या है? बोलता सर जाने दीजिए। अरे जाने नहीं दीजिए क्या मतलब? तुम्हारे टोन से लग रहा है जाने दीजिए मतलब क्या कोई दादागिरी वाला है क्या? हाँ, मैंने रंगबाजी ऐसा कुछ टैक्स लग रहा है क्या? रंगदारी बोलता टैक्स। है रंगदारी टैक्स नहीं है सर, ये बीएमसी जो रोज आते हैं, पहले 70 रुपया था, अभी 90 रुपया 90 रोज रुपए का लेते हैं यहाँ पर धंधा लगाने का। और बुधवार को जो है हम लोग धंधा नहीं लगाते हैं। हम लोग क्यों? मैं बोला इसीलिए मैं कल आया था, तुम नहीं थे? बोलता नहीं सर, वो क्या होता है पहले मालूम रहता है कि बुधवार को तुम लोग लगाना ही मत। बीएमसी वाले आते हैं और जो भी अगर लगा हुआ रहता है उसका गाड़ी उठा के ट्रक में लेके जाते हैं या उसको बर्बाद कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। मैं बीच में आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका मुंबई से सटा एक ऐसा शहर है जहाँ के सारे प्रशासनों की चमड़ी बहुत मोटी है। समझा नहीं, खुल के बताइए मैं हमारे खुल के दर्शकों को। बता रहा हूँ कि मीरा भाईंदर पहले नगर पालिका था, अब हो गया महानगर पालिका। यहाँ का आबादी बहुत तगड़ी है। हाई कोर्ट का आदेश है कि आप फेरी वालों को जब तक सुविधा नहीं देते कोई फैसिलिटी वसूल नहीं कर सकते। लेकिन आज भी 42 करोड़ का टेंडर हुआ है यहाँ के फुटपाथों का। मतलब फाइनेंशियल ईयर के लिए हुआ है, हर साल होता है? हाँ, हर साल। 42 करोड़ नहीं, एक ये साल शायद का? 3 साल के लिए हुआ है। तो 42 करोड़ 42 करोड़ मतलब किस चीज का टेंडर है ये? ये टेंडर है कि जो रेहड़ी पटरी वाले, जो फेरी वाले फुटपाथ पर रोजगार करते हैं उनसे पैसा वसूलने का। मतलब वो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास लाइसेंस है। अच्छा, यहाँ भी चुनाव हो चुका है नगर पथ विक्रेता समिति का, लेकिन इनको डर है कि अगर हमने कमेटी बना दी, उसकी मीटिंग हो गई, उसका प्रोसीजर हो गया, लोगों को परिचय पत्र हो गया, तो ये टेंडर खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये होने नहीं दे रहे हैं। ये होने नहीं दे रहे। ये जो 42 करोड़ है ये जाता किसको है? ये जाता महानगर पालिका को है, लेकिन टोटली अवैध है, ये इलीगल है, टोटल इलीगल है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर डालिए। और दूसरा ये बताइए कि अगर इनसे वसूल रहे हैं जो भी पथ विक्रेता से, और उसको पर्ची भी छोटा छोटा दे रहे हैं, मैंने उसने दिखाया ठीक से नहीं कि क्या छपा हुआ है, उसने पॉकेट में रख लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी से अगर टैक्स वसूल रहे हैं, वो भी टेंडर जो है आप बुलाते हैं और उसका पैसा वसूल रहे हैं, तो आप उसको लीगल बना दिया ना आपने एक तरीके से। नहीं मानते हैं। इसके अलावा एक फेरी वाले से प्रोवेटेड जगह पे लगाने के लिए 2000 से 5000 यहाँ पर हफ्ता है, रिश्वत है। मतलब हफ्ता मतलब फिक्स है? और 90 रुपए के अलावा महीने का? अरे इसीलिए देखिए मैं बताता हूँ, मैं HDFC बैंक के पास रहता हूँ जी, आपको मालूम है, आए थे जी जी। वहां पर एक अजय पाल बोल के सब्जी वाला है, यूपी वाला ही है, गोरखपुर का है, अपने योगी जी के गांव का, मतलब उसी एरिया का। तो मैं बोला यार अजय ये सब ठीक ठाक? बोलता नहीं भैया अभी तो बांकड़ा नहीं लगा रहे, बांकड़ा बोलते हैं ना सब्जी वब्जी का। बोले क्यों? 2-3 दिन से नहीं लगा रहे हैं, तो लेके उठा के चले गया है।
और 7,000 रुपये फाइन मारा है। हम्म, सब्जी का वैल्यू उतना नहीं था 7,000। तो बोला तो बोलता 3,000 तो मैं यहाँ पर भाड़ा देता हूँ। बोले फुटपाथ में किस चीज़ का किसको देता रहे भाड़ा? बोलता भाड़ा मतलब ऐसा है कि वो हफ्ता लेते हैं। बोले कुछ देते हैं? बोलते नहीं कुछ नहीं देते हैं, 3,000 रुपये फिक्स है। ऐसा एक जन से, सबका अलग अलग। हर वार्ड के जितने अधिकारी हैं हम्म सबके 2-2, 4-4 रंगदारी वसूलने वाले चूहे हैं। हम्म। उनको चूहा कहा जाता है। अच्छा। वो जाते हैं फेरी वालों से हाँ। और अपनी वसूली करते हैं, हम्म और न देने पर दूसरे दिन उस अधिकारी का बुलडोजर उसी पे गिरता है जो नेता बनता है। अच्छा, उठा के लेके चले जाते हैं उसका उठा के ले जाए तब तो ठीक ही है, लेकिन बुलडोजर से तोड़ देते हैं। हाँ। तो अब ये बताइए, आप तो सरकारी कमेटी में हैं, है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक कमेटी बनी, उसके आप मेंबर हैं। तो ये जो हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है, तो इनको जो है न्याय दिलाना तो आपकी कमेटी का काम नहीं, है। प्रशासनिक लेवल पर जो इनका सोच है, जो इनकी विचार है, ये दरअसल फेरी वालों को असंगठित इसलिए कहा जाता है कि अब इनको एक क्रांति की जरूरत है। जब तक इस शहर में, चाहे वो मीरा भाईंदर हो या मुंबई हो, एक क्रांति नहीं होगी, ये सरकार 2-4-10 फेरी वालों की बलि नहीं लेगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये फेरी वालों को आजादी देगी। एक बात सुनिए, मैं आजादी कह रहा हूँ। आजादी, शासन तो इतना भयंकर भाई। अच्छा ये बताइए, अभी मैंने बहुत लोगों को देखा, प्रधानमंत्री हमारे देश के बोलते स्वरोजगार करो, चाय बेचो, जो भी बहुत कुछ है ना, पकौड़ी बेचो। भाई पकौड़ी कहाँ बेचेगा? फ्लैट में रह के फ्लैट से बेचेगा क्या? या उसके लिए दुकान खरीदेगा, मतलब 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, 60-80 लाख का पकौड़ी बेचेगा? तो अगर वो गरीब आदमी है, गरीब लेडी है, कोई भी परिवार का आदमी बेचेगा, तो उसके लिए तो कहीं पे छोटा सा ऐसा बांगड़ा लगा के बेचेगा। अब ये बताइए, तो स्वरोजगार कैसे कैसे करेगा जब आप फाइन लगाएंगे, आप लोग उसको बेचने नहीं देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सारे फेरी वालों को लोन दिया गया। तो वो कोई मतलब मेहरबानी नहीं थी। मतलब इलीगल लोगों को नहीं, लोन नहीं, दिया? वो कोई मेहरबानी सुनिए, नहीं थी। इलीगल लोगों को लोन दिया। हाँ, वो ब्याज भी उसका लिया गया। हाँ। ब्याज लिया गया, और जब लोगों ने हम्म जैसे मुझे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गए हम्म और बोले हम्म कि अरे ये 4 तुमको भरना पड़ेगा, मैंने कहा साहब प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के बाद लोन दिया है, तो जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री से बात करो। और वो देखिए, वहाँ वाले, वहाँ दिल्ली में नरेंद्र, यहाँ देवेंद्र, यहाँ देवेंद्र किनारा फडणवीस। लगा था। हाँ सुनिए ना, देवेंद्र भी तो यहाँ पे, देवेंद्र फडणवीस यहाँ भी तो प्रधानमंत्री की योजनाओं को आगे बढ़ा ही रहे हैं। और जो है बहुत सारा लोन है, जैसे कि मुद्रा लोन है, मतलब 10,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक, और बहुत सारे ऐसे माइक्रो और मैक्रो फाइनेंसिंग वाले लोग हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर आपको याद होगा, एन रॉय साहब, याद है ना? तो उन्होंने, वो जो है, मैं एक बार उनसे मिला, मैं बोला सर कहाँ है? बोला आओ मिलो। माहिम में उनका एक ऑफिस था, और एकदम गद्दा उद्दा लगा के गांधी स्टाइल में एक छोटा सा ऐसा डेस्क रखे हुए थे। बोले सर ये क्या गांधी की नहीं कर रहे हैं क्या? बोलता नहीं, सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। बोले क्या है? बोले जो रोड पे जो सिग्नल उग्नल पे जो है उल्टे सीधे काम करना, कोई है ना, तो हाँ, उन्होंने और हम, भीख मांगने हाँ, वालों और जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम लोग माइक्रो और माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। बोले क्या होता है सर? तो बोले कि देखो, रोज का हम 500 रुपया, 200 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया देते हैं, और बोलते हैं कि हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, और तुम कमाओ, यही काम, अच्छा काम करो। कोई बलून बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, ऐसा। एक मेरे को उसी समय बोले कि इससे क्या हुआ कि उनको अपने आप कमाने का की आदत लग गई, और अच्छा काम करके कमा रहे हैं। तो बोले वड़ा पाव वाले भी लोग भी हम करते हैं। वो खुद बोले एक जन को हमने पहले 10,000 रुपए दे, जैसे जैसे अच्छा किया तो हमने आइडिया दिया वड़ा पाव करो। वो बोला हाँ सर वड़ा पाव करना है। बोलता उसको हमने और थोड़ा हेल्प किया, अब वड़ा पाव उसका बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या वड़ा पाव जो माइक्रो फाइनेंसिंग एनजीओ है, वो लोग फाइनेंस करते हैं छोटे छोटे। अरे वो जो है किसको फाइनेंस कर रहे हैं? 500, 1,000, 2,000। हाँ एक बात बताइए, ये नरीमन पॉइंट में रहने वाले को करते हैं, बांद्रा में रहने वाले को, जुहू वालों को करते हैं? जो गरीब हैं और जो छोटे जगह फुटपाथ पे रख के चलाते हैं, उसी के ऊपर आप डंडा चला रहे हैं, उन्हीं को हटा रहे हैं। मैं संजय जी, आपने जितने भी विषय पर अभी बताया, मैं तो, मुझे लज्जा आती है सारी चीजों का देख। अरे आप कोई फाइनेंस मत कीजिए, आप खाली परमिशन दे दीजिए फेरी वालों को, वो महानगर पालिका के राजस्व में करोड़ रुपए दे देंगे कि आपकी महानगर पालिका चकमका जाएगी। तो ये हम, मुझे लगता है कि, और आपको क्या लगता है बताइए, कि ये राजस्व जो है ऑफिशियल क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि जो ऐसा सुनते हैं, सुने हैं, जिस तरह का हफ्ता जाता है अरबों रुपए का 2,000 करोड़ सालाना। सालाना। हाँ
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कहता है? कई राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया है, हाँ, कई राजनीतिक पार्टियों ने, कि महानगर पालिका फेरी वालों को इसलिए नहीं बैठने दे रही क्योंकि उनको 2000 करोड़ 3000 करोड़ इतना हफ्ता जाता है। और निश्चित तौर पर कि अगर आरोप लग रहे हैं, एक फेरी वाला जैसे कि आप बोल रहे हाँ, कि तो वो तो देते हैं। 3000 ले जाता है वो एक महीने तीन- का खाली, महीने का, और एक जो आदमी 90 रुपया अलग रोज का, सोचिए, 70 रुपया अलग अलग 3000 हाँ। 90 रोज का 90 राजस्व में रोज का गया, 70, 3000 के हिसाब से आप सोचिए महीने का, और कितने तो फेरी कितने वाले हैं? हजार करोड़ हो गए। ये सब वो लोग आपस में बांट लेते होंगे। अब ये कहाँ तक जाता है तो प्रभु जाने, समझ गया। लेकिन मेरे को तो ये बोला कि भाई इसमें सब शामिल हैं। अब सब शामिल हैं अब मतलब सब, मैंने वही कहा ना कि वो कहाँ तक जाता है इसको प्रभु जाने, लेकिन अगर नहीं जाता है हाँ। तो फिर गरीबों को जीने क्यों नहीं दे रहे। और ये खाली गरीब नहीं है, हम्म, आज मुंबई शहर में या किसी भी शहर में, गांव के भी बाजारों में आप जो भी सब्जी फल अनाज सारी चीजें बेचते हैं, उसका एक सीधा लिंक किसानों से जुड़ा हुआ है। बराबर। आप अगर इन फेरी वालों को शुद्ध रूप से परमिशन दें तो मुझे लगता है आने वाले समय में किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। अब सुनिए, मेरा दिमाग चमक गया, मतलब ठनका। मैं भुट्टा खाने का शौकीन हूँ, बरसात में खाता ही हूँ। आपको याद होगा IBN 7 के दरमियान हम लोग मिले थे, जी जी, तो वर्ली में हम लोग भुट्टा उट्टा वर्ली, खाए थे। हाँ, यस। बारिश का समय था। अभी मैं बोला यार यहाँ पर भुट्टा वाला था कहाँ गया? वो कोयला वाला के ला के एकदम पंखा मार मार सिगड़ी के में। देता था। बोलता सर वो तो लगाता नहीं है, अब दूसरा काम कर रहा है। बोला क्या कर रहा है? बोला देखिए खड़ा है हाथ में कपड़ा लेके, एक हैंगर पकड़ा है, उसमें 10-15 कपड़े खड़े हैं। बोले कि भुट्टा क्यों नहीं? बोला सर भुट्टा कैसे, वो लगाने नहीं दे रहे ना। अब सुनिए, तो वो भुट्टा कहाँ से आता है? घर में कहाँ से आता है? फैक्ट्री से निकलता है क्या? वही कह रहे हैं आप, किसान। अब किसान कैसे कमाएगा जब उसका माल ही नहीं बिकेगा? भुट्टा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, शकरकंद है ना, जो वो भी बहुत बेचते हैं यहाँ पे। तो दरअसल ये लोग एक्चुअली, मुझे लगता है कि मॉल संस्कृति बनाकर गरीबों को पूरी तरह नेस्ता नाबूद करने का इनका पूरा प्लान था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको ड्राइवर चाहिए, कुत्ता घुमाने वाला चाहिए, घर में बर्तन धोने वाला चाहिए, लेकिन झोपड़पट्टी नहीं चाहिए। एक बात मैं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी जिस तरीके से लोगों सपोर्ट कर करके सरकार बना दी है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है ना वो ज्यादा अच्छी थी, गरीबों के लिए बहुत अच्छी थी, गरीबों के लिए। आपका क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कांग्रेस के राज में सुनो, सुनाओ, करो, करने दो, ये सारी पद्धति थी। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में अपने ही प्राइम मिनिस्टर की बातें मुंबई के विधायक नहीं मानते। उनकी ही योजनाएं, स्वरोजगार उनकी योजनाएं, आदरणीय अमित साटम जी हैं जो यहाँ विधायक हैं, उनके अगर शब्दों पर जाए तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और इनके शब्दों का कोई मेल ही नहीं है। वो तो गरीबों को माँ बहन की गाली के सिवा बात ही नहीं करते। मतलब आपका ये मानना है कि कांग्रेस का जब जमाना हुआ करता था, लोग कहते थे भाई कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, गरीबों के साथ, तो वो तो यहाँ नजर नहीं आ रहा, इसलिए बहुत लोग बोल रहे हैं बदलाव चाहिए। देखिए, आप तो पूछ रहे हैं सवालों के रूप में, और मेरे इन शब्द को ऐसा ना हो कि कल बुलडोजर चले और सारे फेरी वाले साफ हो जाए। नहीं, लेकिन मैं तो बोलूंगा ना भाई। नहीं, आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए, लेकिन सारे लोग, ये तो कैसा है कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी ये बोले कि अरे अरे तो मेरा विरोध कर रहा है। नहीं, आपने देखिए ये इसमें तो गलत है ही नहीं। प्रधानमंत्री की योजनाएं जो हैं, बिल्कुल है योजनाएं। अब सुनिए, मुद्रा योजना उन्होंने शुरू किया। वो कहते हैं कि चाय बेचो, पकौड़ी बेचो, स्वरोजगार करो, और वो करने नहीं दे रहे। यहाँ पर किसकी सरकार है? एक मिनट, आपको याद है कि नहीं? सरकार किसकी है? सर, BMC में भी अभी बीजेपी की सत्ता है। सर, आपको याद होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने मेट्रो में 5 फेरी वालों से मुलाकात की थी। 5 फेरी वालों से, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। जो लड़का था उसमें, जीतू, उसने अपने धंधे पे इतनी बड़ी फोटो लगा के रखी हुई है, प्रधानमंत्री जी के साथ मिला। उसको एक दिन चार्ज लेके गए मारने पुलिस स्टेशन में। अच्छा, उसने बताया साहब मोदी जी आए थे तो मैं मिला था, ये बोला तू इधर क्या कर रहा है? तो दिल्ली जाना मोदी जी के पास। उसके बाद से पुलिस स्टेशन जाने में डरता है। मतलब ऐसा है कि मोदी जी जो बोलते हैं स्वरोजगार करो,
वो वहीं तक खाली बोलते हैं, यहाँ अधिकार मिलता नहीं है उनको, करने कोई देते नहीं मोदी है, जी उनको बोलते हटा देते हैं, हैं फुटपाथ से। मोदी जी बोलते हैं, मीडिया वाले छापते हैं और यहाँ के लोग दोनों कान बंद कर लेते हैं, सुनते ही नहीं वो। मतलब हजारों करोड़ का जो हफ्ता है उसका पूरा खेल है। मुझे लग रहा है कि पूरी तरह हजारों करोड़ के हफ्ते ने एक पूरी कानून व्यवस्था को चरमरा कर रखा हुआ है। ये तो बड़ा चिंता वाली बात है। जैसे मतलब ऐसा है कि स्वरोजगार करने बोल रहे हैं और यहाँ रोजगार स्वरोजगार करने नहीं दे रहे हैं। करने नहीं दे रहे। ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन अभी आप तो 2014 की बात कर रहे हैं, अभी आंकड़ा जो है इस समय जो फेरी लगाते हैं, कहीं चाय बेच रहा है, कोई पकौड़ी बेच रहा है और कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कहाँ बेच रहे हैं साहब, कहाँ बेच रहे हैं? नहीं, बहुत दिन से तो साफ हो गया। मेरे साहब के सामने पूरा सुबह आप जाएंगे तो दिन भर पुलिस स्टेशन पे गुजरता है, कोई पूछने वाला नहीं फेरी वालों को क्यों ले जाके बंद किया है, क्यों ले जाके बिठा के रखा है। मेरा ये कहना है कि 2014 की संख्या आपने बताई करीब करीब 1.25 लाख, इस समय तो 3 लाख के आसपास होगा। सर 3-3.5 लाख है, उन्हीं को तो उजाड़ने का पूरा कायदा चल रहा है। मतलब करीब करीब हम अनुमान के तौर पर मान रहे हैं कि 2014 से लेके अभी तक 12 साल और हो गया। 12 साल में आबादी सर आप इतना विचार कीजिए, किसी भी सरकार ने पिछले 30 सालों में कितनी नौकरियां दी है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने बोला 1.25 लाख के आसपास जो आंकड़ा आसपास, अब 1,28,000 अब आबादी यहाँ पर इतनी बढ़ गई है। मैं तो खुद ही देखता हूँ, इतने सालों से हूँ मैं, 3 दशक से भी ज्यादा हो गए। बहुत सारे लोग अब वड़ा पाव, कोई फूड का या कुछ भी फ्रूट खोल रहा है, कोई जूस बेच रहा है, बहुत सारे लोग हैं। वो संख्या अभी 3 लाख से ऊपर होगी मुझे लगता है। तो 3 लाख लोग अगर मतलब पर्सन ऐसे बेच रहे हैं मुंबई के अलग अलग जगह, और ऐसे ठाणे में भी होगा, पुणे में भी होगा, अलग अलग हर जगह, हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सबकी संख्या, तो 3 लाख लोग अप्रोक्सीमेटली अगर हैं तो 3 लाख व्यक्ति का परिवार, उसमें सिर्फ 5-5 जन जोड़ लीजिए, माँ बाप, 1-2 बच्चा, 15 लाख हो गए। तो इतने परिवार जो है इससे परेशान हो रहे होंगे, इतने परेशान हैं। और आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे, जहाँ आपने मीरा भाईंदर की बात की, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट विधायिका थी, गीता जैन, गीता जैन जी। उन्होंने जब यहाँ पर सत्ता का इलेक्शन चल रहा था एमएलए का, तो हाथ जोड़कर रो कर सारे गरीब फेरी वालों से प्रार्थना किया कि मुझे परेशान कर रहे, मैं एक महिला, मुझे जिताओ। सारे फेरी वालों ने उनका साथ दिया और वो जीत गई। इसके बाद जब वो आई तो उनको खाली दुकान वाले दिख रहे थे, बड़े व्यापारी दिख रहे थे, उनका गरीबों को भगा रही थी। आज घर बैठी, विधायक नहीं है। फिर इलेक्शन हुआ तो हार गई। तो वोट जो असली में देते हैं, जो असली में उतरते हैं वोट देने, तो अभी यहाँ पे जो विधायक जी हैं, मैंने उनसे भी प्रार्थना की। विधायक जी नाम मेंशन करिए, नरेंद्र मेहता जी। उन्होंने भी 1.5 साल पहले, बीजेपी वाले हैं, बहुत मजबूत बीजेपी वाले हैं, उन्होंने भी वादा किया था कि जो आप फेरी वालों का मुद्दा है मैं हल करूंगा। ये मीरा भाईंदर की बात, ये मीरा भाईंदर की बात। मुंबई में तो हाहाकार मचाया हुआ है, मुंबई में तो हाहाकार मचाए हुआ है, लोग तराम तराम मचाए हुए हैं। और सब विधायक अपने हो तो भला हो, राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे जी जैसे लोग, संजय निरुपम जी जैसे लोग, संजय निरुपम तो संजय निरुपम जी जैसे लोग जो फेरी वालों के लिए उतर कर अपना पसीना और खून बहाने के लिए तैयार। और मैं तो इस मेरे जीवन काल में, इतिहास में पहली बार एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने बंगले पर फेरी, मुंबई के फेरी वालों को बुलाकर सभा दी और बोली बहुत जल्दी से जल्द मैं इसका, लेकिन फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं, अभी नगर विकास मंत्रालय उन्हीं के पास है। और टेक्निकल फांसों में फंसकर हम एक दूसरे से टकरा रहे हैं, रोजगार नहीं कर पा रहे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी और संजय निरुपम जी तो फेरी वालों के लिए हमेशा, इस समय तो मैं देख भी रहा हूँ, आप कोई भी सोशल मीडिया देखिए, न्यूज में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में संजय निरुपम जो हैं बिल्कुल जबरदस्त इसमें मुखर होकर सामने आज से नहीं, संजय निरुपम जी आज से, लेकिन खाली बोलने से होगा या काम भी होगा? नहीं, देखिए बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संजय निरुपम जी जब बोलते हैं तो सरकार को सोचने पर मजबूर तो हमने देखा भी है, एक वोट से कैसे जो बीजेपी की सरकार गिर गई थी, है ना, वो जमाना था। और संजय निरुपम को संसद में भी लोगों ने देखा है किस तरीके से वो बात करते हैं, बोलते हैं मुद्दे के साथ। और मैं अभी भी ये जो चल रहा है, अब सरकार चाहे इसको चेतावनी समझे, चाहे धमकी समझे, चाहे जो समझे, अगर इन्होंने जल्द से जल्द महाराष्ट्र के फेरी वालों का हला भला नहीं किया तो आने वाले समय में ये फेरी वाले एकदम भजिया वजिया की तरह अपने वोट को तल कर बेशक सरकार बदलने का काम कर देंगे।
है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये बताइए चलते चलते एक वाक्य में, टैक्सी और ऑटो वाले को तो आपने बहुत करीब से देखा, यहाँ मुझे लगता है कि 90% के करीब करीब मतलब परप्रांतीय बोलते हैं, और परप्रांतीय यहाँ के लोगों में मतलब सरकार की नज़र में, लोकल गवर्नमेंट के नज़र में वो उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी उत्तर भारतीय हैं। तो अब ये बताइए कि वहाँ पर तो चल गया मराठी का सरकारी डंडा, अब ये जो है फेरी वालों पर भी कुछ ऐसा मराठी वाला कंडीशन लगाएंगे क्या? नहीं नहीं, देखिए ये तो सत्य, पूर्ण रूपेण सत्य है कि आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ की भाषा आपको अपनी माँ की तरह लगनी ये चाहिए। बहुत सही बोल रहे हैं, सीखना चाहिए, इससे उल्टा कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। लेकिन सरकार ने जल्दबाजी कर दी। नहीं, लाइसेंस रद्द करने वाली जो रद्द करने का जो कंडीशन डाल दिया, ये तो बिल्कुल गलत मुझे भी लगता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फेरी वालों पर भी ऐसा कुछ कानून होगा। फेरी वाले 5-5 पीढ़ी से बैठे हैं, नहीं वो ठीक है, और सब यहीं के पढ़े हैं। नहीं बहुत लोग मराठी में बहुत एकदम एक्सपर्ट है। बात ही खत्म। अरे मला विचारा काय विचारायचं, मी बोलतो ना, जय जय महाराष्ट्र एकदम फेरीवाल्यांचं नाराज असतं एकदम। तुमचं नाव जयसिंग आहे जय शंकर सिंह, कट्टर मुंबईकर। आणि तुमचं गाव कुठे आहे? मैं एकदम उस जगह का हूँ जहाँ के पूरी दुनिया जाके शीश झुकाती है, ऐसे अयोध्या का हूँ, और जय जय श्री राम का नारा लगाता हूँ। आपकी मराठी बहुत शानदार है। मैं यहीं से पढ़ा हूँ। हाँ, मैं हिंदी में मुझे हाँ। 100 में से 35 नंबर मिलता था, मराठी में 100 में से 70। अरे क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अभी यहीं पे मतलब एंड करते हैं, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास फिर से आएंगे। आप फेरी वालों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सरकारी कमेटी में हैं, उस सरकारी कमेटी में सिर्फ 20 जन है शायद, 20 लोग हैं। तो सोचिए कितनी ताकतवर कमेटी है पूरे यहाँ पर, जिसमें कि सिर्फ 20 जन में आप एक हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो हैं फेरी वालों के लिए, और जो अब नए नए आए हैं पेट पालने के लिए फुटपाथ पर, उनको आप न्याय दिलाएंगे 100%। और इतनी लड़ाई फुटपाथों पर बाबू दया शंकर सिंह ने, हाँ। बाबू दया शंकर सिंह ने इतनी लड़ाई लड़ी है। वो महानगर पालिका में अधिकारी थे, हाँ। फेरी वालों के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। चलिए बहुत न्याय मिले लोगों को, हम यही करते हैं। और ये जो बवाल मचा हुआ है, जो बीएमसी जिस तरीके से कहते हैं, लोग आरोप लगाते हैं बीएमसी गरीबों पे अत्याचार करती है, उनका बांकड़ा उठा ले जाती है, फ्रूट्स बहुत दूसरे सामान सब हटा देती है, सब्जी ले जाती है, और उनके सब कुछ गाड़ी गुड़ी भी तोड़ देती है। ऐसे नज़ारे हमने बहुत देखे हैं। एक छोटा जाते जाते वाक्य बता दूं। एक बार बाबू दया शंकर सिंह जी से मैंने पूछा कि आपने आजाद हॉकर्स यूनियन नाम क्यों रखा। वो बोले चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, जिन्होंने अकेले अंग्रेजी सरकार, ब्रितानी सरकार से लोहा लिया था। तो इस आजाद के नाम का इतना फर्क पड़ेगा कि आने वाले समय में इस बैनर के नीचे सैकड़ों चंद्रशेखर आजाद अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये बाबू दया शंकर सिंह का आदेश था, और जब से इन्होंने चालू किया है, कई बाकुरे, रण बाकरे तैयार होके। चलिए, सिर्फ आजाद नाम रख के खाली लड़ेंगे फेरी वाले, या फिर हक भी लेना जानेंगे? हक लिया है। आज जो क्यूआर कोड तक हम पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश से, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आप हैं ना सबके साथ? 100%। सुन लीजिए, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के जो फेरी वाले हैं, और पूरे देश के भी जो हैं, सब सुन लीजिए आपके हक के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया था, इस केस से जोड़कर आप भी अपना हक पा सकते हैं। तो जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से पकड़ेंगे आपको, कुछ मुद्दा हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन गरीबों का विषय उठाया, इसके लिए मैं शीश झुका के चैनल को और आपको साधुवाद देता हूं। चलिए धन्यवाद। मेरे जो दर्शक हैं, उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो पर अपनी बातें, अपनी राय लिखेंगे। और ये जय सिंह हैं, और जय पूरा नाम बता दीजिएगा। जय शंकर दया शंकर सिंह। हाँ, जय शंकर दया शंकर सिंह है। बहुत ही जोरदार और जिगरबाज आदमी हैं, और यूपी के अयोध्या धाम के हैं। बहरहाल अब जो है देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले दिनों में, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। नमस्कार।